नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भी डर और रहस्यमय कहानियों के शौकीन हैं, तो ये कहानी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर 16 रोहिणी की रातें अमूमन दिल्ली के कोलाहल से दूर एक शांत और रहस्यमय आवरण में लिपटी रहती थी। सड़कों पर पसरी हुई गहरी खामोशी, घरों की खिड़कियों से झांकती पीली रोशनी और कभी कभार किसी आवारा कुत्ते की दूर से आती हुई भौंकने की आवाज, यही इस इलाके की रातों की पहचान थी। लेकिन पिछली कुछ रातों से इस शांत माहौल में एक अजीब सी सिहरन घुल गई थी। एक अनजाना डर हवा में तैर रहा था, जिसे महसूस तो किया जा सकता था पर छुआ नहीं जा सकता था। एक के बाद एक रहस्यमय कार दुर्घटनाएं हो रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने सेक्टर 16 की सड़कों पर अपना शिकंजा कस लिया हो। हर दुर्घटनास्थल पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े, मुड़ी हुई धातु और टायर के निशान एक भयावह कहानी बयां करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हर दुर्घटना का शिकार हुआ ड्राइवर होश में आने पर एक ही रटी रटाई बात कहता था। उसकी आंखें भय से पथराई हुई होती थी, आवाज कांपती हुई। वो अचानक सामने आ गई थी। लाल साड़ी वाली रिया शर्मा क्राइम जंक्शन नामक एक लोकप्रिय न्यूज पोर्टल में काम करने वाली एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी क्राइम रिपोर्टर थी। शहर के अपराध जगत की हर छोटी बड़ी खबर पर उसकी बात जैसी नजर रहती थी। वो कहानियों की भूखी थी, खासकर उन कहानियों की जो समाज की दबी हुई परतों को उजागर करती थी। जब उसके संपादक मिस्टर मल्होत्रा ने उसे सेक्टर 16 की इन रहस्यमय दुर्घटनाओं पर एक विस्तृत स्टोरी करने का काम सौंपा, तो रिया की खोजी प्रवृत्ति तुरंत जाग उठी। यह उसके लिए महज एक और सड़क दुर्घटना की खबर नहीं थी। ड्राइवरों की आंखों में झलकती हुई बेबसी, उनके चेहरों पर पसरा हुआ खौफ और उनकी कहानियों में एक अजीब सी अविश्वसनीय समानता थी, जिसने रिया के मन में संदेह के गहरे बीज बो दिए थे। पहली नजर में ये दुर्घटनाएं साधारण लग सकती थी, शायद किसी की तेज गति, किसी की लापरवाही या फिर किसी ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया होगा। लेकिन रिया अपनी पत्रकारिता के अनुभव से जानती थी कि सतह के नीचे अक्सर कुछ और छिपा होता है। उसे कुछ अटपटा लग रहा था। उसने तुरंत दुर्घटना स्थलों का दौरा करना शुरू कर दिया। रात की खामोशी में उन जगहों पर बिखरी हुई उदासी उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लंबी बातचीत की, लेकिन उन्हें भी इन दुर्घटनाओं का कोई ठोस कारण समझ में नहीं आ रहा था। वे इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला मान रहे थे। रिया को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर सका। उसने चश्मदीदों की तलाश करने की अथक कोशिश की, घर घर जाकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन हर जगह उसे एक अजीब सी चुप्पी मिली। एक अनकहा डर हवा में तैर रहा था, मानो लोग कुछ जानते हों, लेकिन डर के मारे कुछ बोलने से कतरा रहे हों। अर्जुन वर्मा एक युवा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, जिसे इन मामलों की शुरुआती जांच का जिम्मा सौंपा गया था। वो एक तर्कसंगत व्यक्ति था, जो हर घटना के पीछे एक तार्किक व्याख्या ढूंढने में विश्वास रखता था। लेकिन एक रात उसने खुद एक ऐसी घटना देखी थी जिसने उसके विश्वास को हिलाकर रख दिया था। वो गश्त पर था जब उसने दूर से आती हुई एक कार को देखा। अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के वह गाड़ी अनियंत्रित हो गई, सड़क पर लहराती हुई एक बिजली के खंभे से टकरा गई। अर्जुन तुरंत मौके पर पहुंचा। ड्राइवर बुरी तरह घायल था और जब उसे होश आया तो उसने भी वही भयावह शब्द दोहराए। वो औरत लाल साड़ी वाली अचानक सामने आ गई। उस रात अर्जुन ने जो देखा था, एक सीधी सड़क पर बिना किसी बाधा के एक गाड़ी का अचानक नियंत्रण खो देना, उसने उसके मन में एक छोटा सा लेकिन गहरा संदेह जरूर पैदा कर दिया था। रिया ने अर्जुन से मिलने का समय मांगा। वो जानती थी कि पुलिस के पास कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई थी। उसकी पत्रकारिता की कुशलता और लगातार पूछे गए सवालों की बौछार ने अर्जुन को अपनी उस भयावह रात की यादों में वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उसने रिया को उस अजीबोगरीब घटना के बारे में बताया, अपनी शंकाओं को साझा किया, लेकिन साथ ही एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के तौर पर उसे चेतावनी भी दी कि वह इस मामले में ज्यादा गहराई तक न जाए। यह महज संयोग हो सकता है रिया, तुम बेवजह खुद को खतरे में डाल रही हो। कुछ कहानियां अनकही ही अच्छी होती हैं, अर्जुन ने कहा था। उसकी आवाज में चिंता का भाव स्पष्ट था। वो नहीं चाहता था कि कोई और इस रहस्यमय डर का शिकार हो। लेकिन रिया शर्मा ऐसी नहीं थी जो आसानी से किसी चेतावनी को सुनकर पीछे हट जाए। ड्राइवरों के दावों में मौजूद गहरे डर की सच्चाई, अर्जुन की आंखों में पल भर के लिए झलका अविश्वास और सेक्टर 16 के निवासियों के चेहरे पर पसरी हुई रहस्यमय खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे जिसे वह हर कीमत पर सुलझाना चाहती थी। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था, वह इस केस की तह तक जाएगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे उसे कितने अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़े। सेक्टर 16 की सड़कों पर मंडराता हुआ यह अनजाना डर, उस रहस्यमयी लाल साड़ी वाली का साया, उसे अपनी ओर खींच रहा था।
ये सिर्फ एक सनसनीखेज खबर नहीं थी, रिया अंदर से जानती थी ये कुछ और था, कुछ बहुत गहरा और शायद बहुत डरावना। इस कहानी का अंत उसे कहां ले जाएगा, इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। दुर्घटनाओं की रहस्यमय प्रकृति को देखते हुए रिया जानती थी कि उसे ठोस सबूतों की आवश्यकता होगी। ड्राइवरों के डरावने बयान और लोगों की दबी हुई फुसफुसाहटें एक पत्रकार के लिए शुरुआती बिंदु तो हो सकती थी, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे और गहराई में उतरना होगा। उसका पहला कदम था पुलिस से उन दुर्घटना स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज हासिल करना। अर्जुन रिया की दृढ़ता और उसकी आंखों में सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा को देखकर थोड़ा नर्म पड़ा। हालांकि वह अभी भी उसे इस मामले से दूर रहने की सलाह दे रहा था, उसने रिया को कुछ फुटेज देखने की अनुमति दे दी। पुलिस स्टेशन के ठंडे और नीले रंग के कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें तेजी से आगे बढ़ी। रिया की आंखें हर फ्रेम पर टिकी थी, हर गुजरती हुई गाड़ी, हर सड़क पर पड़ती हुई रोशनी के बदलते कोण को वह ध्यान से देख रही थी। कई घंटों तक फुटेज देखने के बाद भी उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। सामान्य यातायात, रात की सुनसान सड़कें और फिर अचानक एक गाड़ी का अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। हर बार दुर्घटना से ठीक पहले सड़क खाली दिखाई दे रही थी। रिया निराश होने लगी थी। क्या वाकई यह सिर्फ संयोग था? क्या ड्राइवरों का डर सिर्फ उनकी कल्पना का नतीजा था? तभी अर्जुन ने एक फुटेज को रोका। यह उस रात की रिकॉर्डिंग थी जब उसने खुद दुर्घटना देखी थी। स्क्रीन पर एक गाड़ी सामान्य गति से आगे बढ़ रही थी। अचानक एक पल के लिए फ्रेम के बाईं ओर एक धुंधली सफेद रंग की आकृति दिखाई दी। यह इतनी क्षणिक थी कि अगर अर्जुन ने फुटेज को बार बार रिवाइंड करके न देखा होता तो शायद वह भी इसे नजरअंदाज कर देता। आकृति पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थी, लेकिन उसमें एक मानवीय आकार जरूर झलक रहा था, हालांकि वह स्पष्ट नहीं था। अगले ही पल गाड़ी तेजी से दाईं ओर मुड़ी और खंभे से टकरा गई। रिया की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने अर्जुन की ओर देखा, जिसका चेहरा भी उतना ही हैरान था। यह क्या है? रिया की आवाज में अविश्वास था। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी इस फुटेज को कई बार देखा है, लेकिन इस आकृति पर ध्यान नहीं दिया था। यह इतनी धुंधली है। उस एक धुंधली आकृति ने रिया के मन में चल रहे संदेहों को और गहरा कर दिया। ड्राइवरों के बयान अब सिर्फ मतिभ्रम नहीं लग रहे थे, वहां कुछ तो जरूर था, कुछ ऐसा जिसे सामान्य तर्क से नहीं समझाया जा सकता था। अर्जुन ने रिया को चेतावनी दी। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गंभीरता थी। रिया, अब यह मजाक नहीं रहा। अगर वहां सच में कुछ असामान्य है तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। मेरी मानो और इस केस से दूर रहो। ये पुलिस का काम है। उसकी चिंता वास्तविक थी। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वह किसी भी नागरिक को खतरे में नहीं देखना चाहता था, लेकिन रिया के लिए अर्जुन की चेतावनी एक चुनौती की तरह थी। रहस्य जितना गहरा होता जा रहा था, उसे सुझाने की उसकी इच्छा उतनी ही प्रबल होती जा रही थी। वो उस जगह पर जाने के लिए बेचैन हो उठी जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई थी। वो उस मोड़ को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, उस माहौल को महसूस करना चाहती थी जहां ड्राइवरों ने उस रहस्यमयी औरत को देखने का दावा किया था। अगले दिन रिया सेक्टर 16 के उस बदनाम मोड़ पर पहुंची। दिन का उजाला रात के अंधेरे से बिल्कुल अलग माहौल पेश कर रहा था। सड़कों पर चहल पहल थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दिन की रोशनी में उस जगह पर किसी भी तरह का डर या रहस्य नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रिया जानती थी कि रात के अंधेरे में यहाँ कुछ बदल जाता है। उसने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, दुकानदारों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी कुछ असामान्य देखा या सुना है। ज्यादातर लोगों ने अनभिज्ञता जताई, लेकिन कुछ बूढ़े लोगों की आंखों में एक पल के लिए डर की झलक जरूर दिखाई दी। उन्होंने दबी आवाज में कुछ पुरानी कहानियों का जिक्र किया, कुछ अजीबोगरीब अफवाहों का जो इस इलाके में सालों से चली आ रही थी। लेकिन जब रिया ने उनसे और विस्तार से बताने को कहा तो वे अचानक चुप हो गए, मानो किसी अनजाने डर ने उनके होंठ सिल दिए हों। रिया जानती थी कि उसे और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। ये दबी हुई कहानियां, ये अनकहे डर शायद इस रहस्य की चाबी हो सकते हैं। उसे अतीत में झांकना होगा, उस अंधेरे कोने को तलाशना होगा जहां से यह डर पैदा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में दिखी धुंधली छाया और लोगों की रहस्यमय चुप्पी, ये सब मिलकर एक डरावनी पहेली बना रहे थे, और रिया उस पहेली को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, भले ही उसे कितनी भी गहरी खाई में झांकना पड़े। सेक्टर 16 के उस शापित मोड़ पर दिन बिताने के बाद भी रिया को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। दिन की रोशनी ने रात के अंधेरे में मंडराते हुए डर के रहस्य को छिपा लिया था, लेकिन रिया हार मानने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह अब कॉलोनी के पुराने निवासियों से बात करेगी, उन लोगों से जिन्होंने इस इलाके को बदलते हुए देखा था, जिनके पास शायद इस रहस्यमयी औरत और दुर्घटनाओं के बारे में कोई पुरानी कहानी या जानकारी हो। उसकी तलाश उसे मिसेज कुकरेती के घर ले गई। मिसेज कुकरेती कॉलोनी की सबसे पुरानी निवासियों में से एक थी, एक शांत और गंभीर महिला
जिनकी आंखों में वर्षों का अनुभव और कुछ अनकहे राज छिपे हुए थे। रिया ने उन्हें अपनी जांच के बारे में बताया, उन रहस्यमय दुर्घटनाओं और ड्राइवरों के दावों का जिक्र किया। मिसेज कुकरेती ने रिया की बातों को ध्यान से सुना। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में एक धुंधली उदासी तैर गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने धीमी और भारी आवाज में बोलना शुरू किया। ये सब सुनकर मुझे पुरानी बातें याद आ गईं, बिटिया। बहुत साल पहले, लगभग 20 साल पहले, इसी मोड़ पर एक बहुत दुखद हादसा हुआ था। रिया का ध्यान तुरंत केंद्रित हो गया। क्या हुआ था, आंटी? उसने उत्सुकता से पूछा। मिसेज कुकरेती ने एक गहरी सांस ली, मानो किसी पुरानी पीड़ा को फिर से जी रही हो। एक जवान लड़की थी, निहारिका मिश्रा। उसकी शादी होने वाली थी। वो बहुत खूबसूरत थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। उसकी शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। और फिर एक रात इसी मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। उनकी आवाज भर्रा गई। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आपने उसे देखा था? मिसेज कुकरेती ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा था। वह अपनी शादी की शॉपिंग करके लौट रही थी। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बिल्कुल नई चमकीली लाल रंग की। वो बहुत खुश दिख रही थी। और फिर अगले ही पल मिसेज कुकरेती की आवाज थम गई, उनकी आंखें नम हो गईं। रिया ने उन्हें थोड़ा पानी पिलाया और धैर्य से उनकी कहानी पूरी करने का इंतजार किया। कुछ देर बाद मिसेज कुकरेती ने फिर बोलना शुरू किया। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। पूरा परिवार सदमे में था। उसकी शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मैंने सुना था कि उसका मंगेतर इस सदमे से कभी उबर नहीं पाया। रिया के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या इन दुर्घटनाओं का उस पुरानी घटना से कोई संबंध था? क्या वह लाल साड़ी वाली औरत निहारिका मिश्रा की आत्मा हो सकती है? ये ख्याल उसके रोंगटे खड़े कर गया। उसी दिन रिया को एक स्थानीय पुराने अखबारों के संग्रह के बारे में पता चला। उसने वहां जाकर 20 साल पुराने अखबारों को खंगालना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत के बाद उसकी नजर एक धुंधली हो चुकी खबर पर पड़ी। शीर्षक था, निहारिका मिश्रा, ब्राइड टू बी, रोड एक्सीडेंट में मौत। खबर में उसी दुखद घटना का विवरण दिया गया था जिसका जिक्र मिसेज कुकरेती ने किया था। खबर के साथ निहारिका की एक छोटी सी तस्वीर भी छपी थी, एक हंसता हुआ चेहरा, आंखों में भविष्य के सपने सजे हुए। खबर में यह भी लिखा था कि हादसा उसकी शादी के दिन ही हुआ था। वह अपनी शादी के लिए खरीदारी करके लौट रही थी और उसने अपनी शादी की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। रिया के हाथ कांपने लगे। लाल साड़ी। मिसेज कुकरेती के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा था। लाल साड़ी वाली औरत, उसी मोड़ पर दुर्घटनाएं, और 20 साल पहले उसी जगह पर एक लाल साड़ी पहने दुल्हन की मौत। क्या ये सिर्फ एक भयानक संयोग था या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही थी? रिया का मन अब और ज्यादा उलझन में पड़ गया था। तर्क और विज्ञान उसे इन बातों पर विश्वास करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन ड्राइवरों का डर, सीसीटीवी में दिखी धुंधली आकृति और मिसेज कुकरेती की पुरानी यादें एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी। उसे अब उस रात की सच्चाई जाननी थी। उस रात क्या हुआ था जिसकी गूंज आज भी सेक्टर 16 की सड़कों पर सुनाई दे रही थी। उसे निहारिका मिश्रा की अधूरी कहानी को पूरा करना था, ताकि शायद उस भटकती हुई आत्मा को शांति मिल सके। निहारिका मिश्रा की दुखद कहानी जानने के बाद रिया का मन बेचैन हो उठा था। अब ये सिर्फ एक रहस्यमय दुर्घटनाओं की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि एक जवान लड़की की अधूरी कहानी से जुड़ा हुआ मामला बन गया था। उसे लग रहा था जैसे निहारिका की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही हो और ये दुर्घटनाएं उसी बेचैनी का प्रकटीकरण हो। उसे उस रात की सच्चाई जाननी थी जिस रात निहारिका की जान गई थी, और क्या आज भी उस दर्द का कोई साया सेक्टर 16 की सड़कों पर मंडरा रहा था। रिया ने फैसला किया कि अब उसे खुद उस जगह पर रात बितानी होगी जहां ये सारी रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। वो जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे जोखिम उठाना ही होगा। उसने अर्जुन को अपने इस इरादे के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह जानता थी कि वह उसे इसकी अनुमति कभी नहीं देगा। उस रात रिया एक छोटी सी कार में सवार होकर सेक्टर 16 के उस बदनाम मोड़ पर पहुंची। उसने अपनी कार को थोड़ी दूरी पर पार्क किया ताकि वह आसानी से उस जगह को देख सके जहां ज्यादातर दुर्घटनाएं हुई थी। उसने एक छोटा हाई डेफिनेशन कैमरा और एक ट्राइपॉड भी साथ लिया था। उसका इरादा था कि वह रात भर उस सड़क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेगी। शायद उसे कुछ ऐसा दिख जाए जो इन दुर्घटनाओं की गुत्थी को सुलझा सके। रात गहराती गई और सेक्टर 16 की सड़कें सुनसान होती चली गईं। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने की आवाज में एक अनजाना डर छिपा हुआ लग रहा था। रिया अपनी कार में बैठी हुई थी, उसकी आंखें सड़क पर टिकी थी। समय धीरे धीरे रेंग रहा था और हर गुजरता हुआ पल उसके अंदर बेचैनी बढ़ा रहा था। आधी रात के करीब जब चारों ओर गहरी खामोशी छा गई थी, रिया ने कैमरे को चालू किया और उसे सड़क की ओर फोकस करके ट्राइपॉड पर लगा दिया।
वो खुद कार से उतरकर सड़क के किनारे एक अंधेरी जगह पर छिप गई, ताकि अगर कुछ असामान्य हो तो वो उसे देख सके। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। फिर दूर से एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कदमों से चल रहा हो। रिया की सांसें थम गईं। उसने अपनी आंखें गड़ाकर सड़क पर देखा। धुंधलके में उसे एक धीमी गति से सड़क पार करती हुई एक आकृति दिखाई दी। उस आकृति ने एक साड़ी पहनी हुई थी और अंधेरे में भी वह रंग साफ तौर पर लाल लग रहा था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही लाल साड़ी वाली औरत थी जिसका जिक्र ड्राइवरों ने किया था? वो औरत धीरे धीरे सड़क पार कर रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी उदासी और थकावट थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सड़क पूरी तरह से खाली थी। कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई हॉर्न नहीं बज रहा था, लेकिन वो औरत ऐसे चल रही थी जैसे उसे किसी का इंतजार हो या किसी से बच रही हो। रिया ने अपने कैमरे पर रिकॉर्डिंग जारी रखी। वो उस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध थी। यह कोई जीवित इंसान नहीं लग रहा था। उसकी चाल में एक अवास्तविकता थी और अंधेरे में भी उसकी लाल साड़ी एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। जब वो औरत सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर धुंध में गायब हो गई तो रिया ने गहरी सांस ली। उसने जो देखा था उस पर विश्वास करना मुश्किल था। क्या यह सच था? क्या उसकी आंखें धोखा दे रही थी? अगली सुबह जब रिया अपनी कार के पास वापस आई तो उसे एक और चौंकाने वाली चीज मिली। उसका कैमरा सड़क पर गिरा हुआ था और उसका लेंस बुरी तरह से टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ने की कोशिश की हो। लेकिन शुक्र है कि मेमोरी कार्ड सुरक्षित था। रिया ने तुरंत मेमोरी कार्ड निकाला और उसे अपने लैपटॉप में डाला। जब उसने रात की रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी आंखें फिर से विस्मय से फैल गईं। कैमरे में वो औरत साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई थी, धीरे धीरे सड़क पार करती हुई, अपनी लाल साड़ी में लिपटी हुई एक उदास आकृति। लेकिन रिकॉर्डिंग के अंत में जब वो औरत कैमरे के ठीक सामने से गुजर रही थी तो स्क्रीन अचानक स्थिर हो गई और फिर कैमरा गिर गया। लेकिन सबसे अजीब बात रिकॉर्डिंग के आखिरी कुछ सेकंड में थी। जब वो औरत कैमरे के पास आई तो ऐसा लगा जैसे उसने कैमरे की ओर देखा हो, और उस पल रिया को एक ठंडी सिहरन अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस हुई। उस औरत की आंखों में एक गहरा दुख और एक अनकही पीड़ा झलक रही थी। रिया जानती थी कि इस रात की रिकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा सबूत थी। अब वो सिर्फ अफवाहों और ड्राइवरों के डरावने बयानों पर निर्भर नहीं थी। उसके पास एक दृश्य प्रमाण था कि सेक्टर 16 की सड़कों पर रात में कुछ असामान्य घटित होता है। लेकिन कैमरा टूटने की घटना ने उसके मन में एक नया डर पैदा कर दिया था। क्या कोई नहीं चाहता था कि यह सच्चाई सामने आए? क्या कोई उस रहस्यमयी लाल साड़ी वाली की रक्षा कर रहा था? अब रिया पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। उसे इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा, न सिर्फ उन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए बल्कि उस दुखी आत्मा के लिए भी जो रात की खामोशी में भटक रही थी। रात की गवाही ने उसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया था, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। रात की रिकॉर्डिंग रिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अब उसके पास उस रहस्यमयी लाल साड़ी वाली का दृश्य प्रमाण था। लेकिन यह आत्मा कौन थी? वो क्यों भटक रही थी? और इन दुर्घटनाओं के पीछे उसका क्या मकसद था? इन सवालों के जवाब पाने के लिए रिया को निहारिका मिश्रा के अतीत में और गहराई से उतरना होगा। मिसेज कुकरेती से बातचीत के दौरान रिया को पता चला था कि निहारिका का अंतिम संस्कार पास के एक पुराने शमशान घाट में किया गया था। ये शमशान घाट शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जो अब वीरान और उपेक्षित पड़ा था। स्थानीय लोग उस जगह के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे और सूर्यास्त के बाद वहां जाने से कतराते थे। रिया ने उस शमशान घाट पर जाने का फैसला किया। दिन के उजाले में भी उस जगह पर एक अजीब सी उदासी और सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटी हुई कब्रें, उखड़े हुए पत्थर और जंगली झाड़ियां हर तरफ फैली हुई थी, जो उस जगह की वीरांगी और समय के थपेड़ों की गवाही दे रही थी। काफी देर तक भटकने के बाद रिया को एक पुरानी कब्र मिली जिस पर धुंधली हो चुकी लिखावट में निहारिका मिश्रा पढ़ा जा सकता था। कब्र के पत्थर पर एक छोटा सा फूल मुरझाया हुआ पड़ा था, शायद किसी भूले भटके रिश्तेदार ने कभी रखा होगा। रिया ने कब्र के आसपास ध्यान से देखा। उसे कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुली हुई थी। तभी उसकी नजर कब्र के एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। छोटे छोटे पत्थर एक विशेष पैटर्न में रखे गए थे और उनके बीच में कुछ जले हुए अवशेष भी थे, जैसे किसी ने वहां कोई तांत्रिक क्रिया की हो। रिया को तुरंत समझ में आ गया कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। किसी ने जानबूझकर निहारिका की आत्मा को बांधने या उसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। ये सोचकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसी शमशान घाट के पास एक टूटी हुई झोपड़ी में रिया को कुछ पुराने और बिखरे हुए कागजात मिले। उनमें से एक पुरानी जिल्द फटी हुई डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनकी लिखावट धुंधली हो गई थी, लेकिन रिया ने बड़ी सावधानी से उन्हें पढ़ना शुरू किया। ये डायरी निहारिका मिश्रा की थी।
उसके शुरुआती पन्नों में उसकी खुशहाल जिंदगी, उसके मंगेतर के साथ उसके सपने और उसकी शादी की तैयारियों का जिक्र था। हर पन्ना उसकी मासूमियत और आने वाले जीवन के प्रति उसकी उत्सुकता से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे रिया डायरी के आखिरी पन्नों की ओर बढ़ी, लिखावट में एक गहरा दुख और निराशा झलकने लगी। आखिरी कुछ प्रविष्टियां दुर्घटना से कुछ दिन पहले की थी। उनमें निहारिका ने किसी अनजान डर और बेचैनी का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई साया हमेशा उसके आसपास मंडरा रहा हो। और फिर डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था, बस कुछ शब्द लिखे हुए थे, मैं तभी शांत हो पाऊंगी जब मेरा अंतिम इंसाफ होगा। रिया ने डायरी को ध्यान से बंद कर दिया। निहारिका की अधूरी कहानी ने उसके मन को और भी ज्यादा आंदोलित कर दिया था। वो एक खुशहाल लड़की थी जिसकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई थी, और अब उसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी। शायद उन लोगों को सजा दिलाना चाहती थी जिन्होंने उसकी मौत का कारण बने थे, या जिन्होंने उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की थी। डायरी के आखिरी शब्द, मैं तभी शांत हो पाऊंगी जब मेरा अंतिम इंसाफ होगा, रिया के दिमाग में गूंज रहे थे। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये दुर्घटनाएं महज हादसे नहीं थे। यह निहारिका की आत्मा का दर्द और गुस्सा था जो किसी न किसी रूप में बाहर आ रहा था। रिया जानती थी कि उसे अब इस मामले की सच्चाई लोगों के सामने लानी होगी। निहारिका को शांति दिलाने के लिए और सेक्टर 16 की सड़कों पर मंडराते हुए डर को खत्म करने के लिए उसे उस रात क्या हुआ था, यह उजागर करना होगा। उसे उस व्यक्ति या उन लोगों का पता लगाना होगा जो निहारिका की मौत के जिम्मेदार थे, और शायद उन लोगों का भी जिन्होंने उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की थी। यह एक खतरनाक रास्ता था, लेकिन रिया पीछे नहीं हट सकती थी। उसने निहारिका की डायरी को अपनी छाती से लगाया। उस मासूम लड़की की अधूरी कहानी अब उसकी अपनी कहानी बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत उसे हर हाल में लिखना था, इंसाफ के साथ। निहारिका की डायरी और शमशान घाट पर मिले अजीबोगरीब संकेतों ने रिया के मन में एक गहरा संकल्प पैदा कर दिया था। वो अब सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं थी, बल्कि निहारिका के लिए इंसाफ की आवाज बनने वाली थी। उसे पूरी सच्चाई लोगों के सामने लानी थी, ताकि उस भटकती हुई आत्मा को शांति मिल सके और सेक्टर 16 के निवासियों को इस डर से मुक्ति मिले। उस रात रिया ने एक साहसिक और खतरनाक फैसला किया। वो उसी बदनाम मोड़ पर लाइव रिकॉर्डिंग करने का निश्चय किया जहां सारी दुर्घटनाएं हुई थी। वो जानती थी कि यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी यह पहल निहारिका की आत्मा को सामने आने और सच्चाई बताने के लिए प्रेरित करेगी। रिया ने अपने न्यूज पोर्टल के तकनीकी टीम से संपर्क किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन रिया की दृढ़ता और उसके पास मौजूद सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और रात की रिकॉर्डिंग को देखकर वे आखिरकार मान गए। उन्होंने उस रात सेक्टर 16 के उस मोड़ पर लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की। रात गहरा गई और रिया अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच गई। उन्होंने कैमरे लगाए और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। रिया खुद सड़क के किनारे खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही थी। अपनी आवाज में साहस और दृढ़ता भरकर वह निहारिका की कहानी और उस इलाके में हो रही रहस्यमय घटनाओं के बारे में बता रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दर्शकों की संख्या बढ़ती गई। रिया की कहानी ने लोगों को बांधे रखा था। वे जानना चाहते थे कि इस रात क्या होने वाला है। हवा में एक अजीब सा तनाव था, मानो कुछ अनहोनी घटने वाली हो। आधी रात के करीब, ठीक उसी समय जब पिछली दुर्घटनाएं हुई थी, रिया ने महसूस किया कि हवा में ठंडक बढ़ गई है। आसपास की रोशनी थोड़ी धुंधली हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी टीम के सदस्य भी बेचैन महसूस कर रहे थे। तभी सड़क के दूसरी तरफ धुंधलके में एक लाल रंग की आकृति दिखाई दी। वो धीरे धीरे सड़क पार करने लगी। उसकी चाल में वही उदासी और थकावट थी जो पिछली रात कैमरे में कैद हुई थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना कंपोजर बनाए रखा और कैमरे की ओर देखकर बोलना जारी रखा। देखिए दोस्तों, यह वही औरत है जिसे यहाँ के लोग लाल साड़ी वाली कहते हैं। हमने पिछली रात इसे कैमरे में रिकॉर्ड किया था और आज ये फिर से यहाँ है। वो औरत धीरे धीरे रिया के करीब आ रही थी। इस बार रिया ने हिम्मत करके उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। अंधेरे में भी उसे उन आंखों में एक गहरा दुख और एक अनकही पीड़ा दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो, किसी को कुछ बताना चाहती हो। अचानक दूर से एक तेज गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वह गाड़ी तेजी से उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी। रिया और उसकी टीम के सदस्य चौंक गए। यह वही मोड़ था जहां निहारिका की दुर्घटना हुई थी। गाड़ी तेजी से रिया की ओर बढ़ी। वो जानती थी कि अगर वह नहीं हटी तो एक और हादसा हो सकता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब गाड़ी बिल्कुल करीब आ गई तो लाल साड़ी वाली औरत ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दुख की जगह एक अजीब सी शांति और कृतज्ञता का भाव था। ऐसा लगा जैसे वह रिया को धन्यवाद दे रही हो। अगले ही पल रिया को एक तेज धक्का महसूस हुआ और वह सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी तेजी से गुजर गई। उसकी टीम के सदस्य भागकर उसकी ओर आए। वह बुरी तरह से घायल हो गई थी।
लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब रिया सड़क पर गिरी तो लाल साड़ी वाली औरत धुंध में गायब हो गई थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अगली सुबह रिया का लाइव वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उस रहस्यमयी औरत को सड़क पार करते हुए और रिया को दुर्घटना का शिकार होते हुए देखा था। वीडियो के अंत में जब लाल साड़ी वाली औरत ने रिया की आंखों में देखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ कहा हो, हालांकि उसकी कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुनकर दावा किया कि आखिरी पलों में एक धीमी अस्पष्ट आवाज सुनाई दी थी, जिसमें कहा गया था, उसने मुझे देखा, पहली बार किसी ने मेरी आंखों में देखा, मैं अब जा रही हूं। रिया बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। जब वह अस्पताल में होश में आई तो उसने सुना कि सेक्टर 16 में अब कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। लाल साड़ी वाली औरत फिर कभी नहीं दिखाई दी। कुछ लोग मानते हैं कि रिया ने आखिरकार निहारिका की आत्मा को शांति दिलाई। किसी ने उसकी कहानी सुनी, उसकी पीड़ा को महसूस किया और शायद इसी वजह से उसकी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लाल साड़ी वाली औरत अभी भी कहीं आसपास है, शायद अगली बार किसी और का इंतजार कर रही है जो उसकी कहानी सुने और उसे इंसाफ दिला सके। और सेक्टर 16 की रातें अब पहले से ज्यादा शांत जरूर हैं, लेकिन उन रातों में आज भी एक अनकहा डर छिपा हुआ है, एक रहस्य जो पूरी तरह से कभी नहीं सुलझा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अब एक खास बात, अगर आप अगली कहानी में अपना नाम सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखकर छोड़ दें। जो भी सबसे पहले अपना नाम कमेंट करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अगली कहानी का मुख्य किरदार उसी के नाम पर होगा। तो देर मत कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली डरावनी कहानी का हीरो या हीरोइन बन जाइए।